पेज 126 पे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज 126 पे क्वेश्चन है। मे बी आज ये चैप्टर फाइनली हमारा ओवर हो जाएगा अच्छे से विद ऑल न्यूमेरिकल्स एंड द होल एक्सरसाइज। थ्योरी हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। सो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस एक्सरसाइज, सो चैप्टर विल बी ओवर टुडे। अच्छा, यहाँ देखें पेज 126 का क्वेश्चन है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। कह रहा है अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं तो बताओ एक हॉर्स कार्ट कैसे पुल कर सकता है। हॉर्स के पीछे जो गाड़ी, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, तो घोड़ा एक पूरी गाड़ी कैसे खींच पाता है अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। सो इसने आधी बात बोली है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं पर साथ में ऑपोजिट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ देखो, जैसे ये हॉर्स है, ठीक है। सो ये हॉर्स है, उसको ये कार्ट खींचना है। सो हॉर्स है तो हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स जब चलेगा सो उसके जो फीट है, ये पैर हैं, हॉर्स के जो फीट हैं वो ग्राउंड पे, जो जमीन है उसके फीट ग्राउंड पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो चल रहा है इसलिए उसके फीट ग्राउंड पे फोर्स लगाएंगे। तो सामने ग्राउंड है, जमीन है, धरती भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उस पे लगाएगी। धरती के पास कौन सा फोर्स होता है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हर किसी पे लगाती है, आप पे लगाती है, मुझ पे लगाती है, तभी तो हम जमीन से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो जब हॉर्स चल रहा होता है तो वो ग्राउंड पे या जमीन पे एक फोर्स लगाता है, वो चल रहा है वो फोर्स, ठीक है। सामने अर्थ भी एक बैक फोर्स, उस पे एक फोर्स डालेगी। सो द फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उतना ही फोर्स लगाएगी हॉर्स के फीट पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो in this case the horse, अच्छा, according to Newton's law of motion, so Newton's third law of motion, action and reaction are always equal and opposite in direction। तो पहले आप Newton's third law of motion लिख दो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, ठीक है, रीजन में। अब यहाँ समझाओ। सो इन दिस केस द हॉर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ग्राउंड। इस केस में हॉर्स जो है ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, हॉर्स है वो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है विद इट्स फीट, अपने पैरों से वो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है। व्हाइल वॉकिंग द ग्राउंड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स। सामने ग्राउंड भी उतना ही फोर्स उसके पैरों पे लगा रहा है, विच इनेबल्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड, और इसकी वजह से हॉर्स आगे चल पा रहा है। एंड द कार्ट इज पुल्ड बाय द हॉर्स, और वो हॉर्स खींच रहा है। क्या हो रहा है, फिर से हॉर्स चल रहा है, तो उसके चलने की वजह से ग्राउंड पे फोर्स लग रहा है, और क्योंकि हॉर्स ग्राउंड पे, उसका पैर फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे, तो सामने ग्राउंड भी फोर्स लगा रहा है उसके पैर पे, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से हॉर्स आगे की तरफ चल पा रहा है। और क्योंकि वो आगे की तरफ चल पा रहा है तो उसके साथ जो कार्ट, जो पीछे पूरी गाड़ी बंधी हुई है, वो भी चल रही है। सो द बेसिक रीजन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जो क्या बोलती है, द एक्शन एंड ऑपोजिट इन रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो एक्शन क्या है, हॉर्स के फीट का चलना, हॉर्स का चलना एक्शन है, रिएक्शन क्या है, उसका आगे बढ़ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जमीन सामने इक्वल फोर्स लगा रही है, ठीक है। सो ये इस तरह से है। आप ये ड्राइंग बनाते कंफर्टेबल हो तो बनाना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बनाई है, ठीक है। सो आपकी इच्छा हो तो बनाना, अदरवाइज दैट्स अप टू यू। अच्छा, आप क्वेश्चन 2 देखें, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन। अब ये फायरमैन है टू होल्ड अ होज, होज मतलब ये पाइप। सो फायरमैन, आपको पता है फायरमैन इतना बड़ा मोटा सा पाइप पकड़े हुए होते हैं जब भी आग लगती है। सो एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स, इजेक्ट्स मतलब फ्लो, टू फ्लो, which ejects a large amount of water
एट अ हाई वेलोसिटी, इतनी हाई वेलोसिटी पे पानी एकदम फुल स्पीड से, आप कभी अगर आपने कभी ये देखा हो, ठीक है, आपने ये कभी लाइव देखा हो फायरमैन पानी कैसे डालता है न्यूज वगैरह में, या खुद लाइव देखा हो, सो आप देखोगे इतना मोटा सा पाइप होता है और फुल फोर्स से पानी जा रहा होता है, ठीक है। सो वो एकदम टाइट पकड़े हुए होता है, इधर उधर करता है, सो इजेक्ट्स इतना फुल फोर्स से पानी उस होज, HOSE होज मतलब पाइप में से आता है। सो क्यों फायरमैन को इतनी डिफिकल्टी होती है वो पाइप पकड़ते, तो रीजन क्या है, फिर से वही रीजन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी थर्ड लॉ है, क्यों, कैसे, सो व्हेन द फायरमैन होल्ड्स द होज, सो जब वो फायरमैन ऐसे वो पाइप पकड़ता है, सपोज ये पाइप है, सो ये पाइप पकड़ता है, इट हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सो जब वो होज पकड़ता है पानी वाला, सो वो सामने ऑपोजिट रिएक्शन लगाता है, thus due to the opposite reaction of the water with high velocity, ठीक है। मतलब देखो पानी फुल फोर्स से जा रहा है, पानी फुल फोर्स से आगे जा रहा है, वो हुआ एक्शन। अब पानी अपना फोर्स पीछे भी लगा रहा है, सो पीछे लगा रहा है तो पाइप पकड़ने में डिफिकल्टी होती है फायरमैन को, ठीक है। सो when the fireman holds the pipe or hose, it has an opposite reaction according to third law of motion, तो जब वो पकड़ता है तो सामने वो एक्शन है, फायरमैन का पाइप पकड़ना, दैट इज एन एक्शन। अब सामने उसको रिएक्शन दे रहा है कौन, वाटर दे रहा है, पानी क्या कर रहा है, वो इतनी फुल वेलोसिटी से, इतनी फुल स्पीड से बह रहा है कि वो अपना फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, ठीक है। सो व्हेन द फायरमैन होल्ड्स द होज, इट हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, thus due to the opposite reaction of the water with high velocity, so ये जो वाटर है जो फुल स्पीड से बह रहा है हाई वेलोसिटी से, पीछे की तरफ वो ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है, सो फायरमैन फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड द होज, इसलिए फायरमैन को डिफिकल्ट लगता है ये पाइप पकड़ना, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर, दोनों में थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा। हॉर्स क्यों चल पाता है काट खींच के, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फायरमैन को दिक्कत क्यों होती है होज पकड़ते, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। शॉर्ट में लिखना हो तो इतना, वरना आपको लॉन्ग में तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। बच्चों अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में पेज 128 पे देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है उसको नेट जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस सेंटेंस का मतलब ये है उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ठीक है। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? क्या पॉसिबल है वो ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब किसी स्पीड के साथ चले, क्या पॉसिबल है बिना फोर्स लगे क्या एक किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो किसी वेलोसिटी के साथ चले? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. अगर हाँ तो बताओ मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन है, अगर नहीं तो भी रीजन दो। सो देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, अब सपोज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो, जैसे एक कार है, ठीक है, सो सपोज यहाँ एक कार है, सो सपोज ये कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, सो सपोज ये कार है, ठीक है, तो ये कार है, ठीक है, तो ये कार है। अब कार पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है, कार पे हम कोई धक्का है कुछ फोर्स नहीं है, कार ऑलरेडी चल ही रही है, मोशन में ही है, कार ऑलरेडी मोशन में ही है, ठीक है, चल ही रही है। तो अगर ये कार मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी ना, क्यों?
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एंड अनटिल नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ तो रुकता रहेगा। सो सपोज मतलब शायद ये ऑब्जेक्ट चल ही रहा हो, तो ऑलरेडी अगर चल ही रहा होगा वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यस, ये पॉसिबल है कि आप कोई फोर्स ना लगाओ तो भी वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर है yes, it is possible for an object experiencing net zero unbalanced force। देखो क्या बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो वो चलता रहेगा, बट मूविंग विद द फाइनाइट नॉन जीरो वेलोसिटी। पर कंडीशन क्या है? वो ऑब्जेक्ट पहले से ही चलता हुआ होना चाहिए। फाइनाइट मतलब कुछ वेलोसिटी तो होनी चाहिए, कुछ वेलोसिटी के साथ चलता हुआ होना चाहिए, तो वो चलता ही रहेगा, ठीक है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो ये चीज कैसे सही है? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये चीज बिल्कुल मतलब तभी ये चीज होगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि भाई चल रहा है ऑब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा। सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद फाइनाइट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद द फाइनाइट, फाइनाइट मतलब किसी वेलोसिटी के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट वेलोसिटी इन द गिवन डायरेक्शन। तो वो उसी वेलोसिटी के साथ चलता ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। सो यस, इट इज पॉसिबल, भले आप कोई फोर्स ना लगाओ, चलता हुआ ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा, पर वो होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। फाइनाइट मतलब किसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड देखो, क्वेश्चन 2 है इसी का ही। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, ठीक है। तो एक ये वाली चीज मैं जब आपको थ्योरी समझा रही थी इस चैप्टर का, मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझाया था मोशन, तब मैंने ये वाला लिया था आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल समझाया था। फिर से देख लेते हैं। सपोज व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, सपोज एक ये कारपेट है, ठीक है। सो कारपेट में आपको पता है कारपेट है, ठीक है। सो कारपेट मतलब चटाई या कालीन जो भी बोलो। सो ये कारपेट है और इस पे आपको पता है मिट्टी अंदर ही अंदर भरी हुई होती है, हम रखते हैं उस पे बैठते हैं, ठीक है। सो मिट्टी भरी हुई है इसमें, ठीक है। सो कारपेट है, सपोज इस पे ये मिट्टी है, ठीक है। अब व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, अब आपने इसको जोर से डंडा मारा, ठीक है। आपने इस कारपेट पे डंडा मारा, तो जब आपने इसको डंडा मारा तो ये कारपेट हिल गई, मतलब मोशन में आ गई। आपने डंडा मारा तो ये ऐसे हिल गई, पर ये जो इसके पार्टिकल्स थे वो वैसे के वैसे ही रहे, वो नहीं हिले, ठीक है। जो इस पे पार्टिकल्स थे वो वैसे के वैसे रहे, आपने डंडा मारा, वो कारपेट ऐसे झूल गई, और उसके ऊपर जो पार्टिकल्स है उन्होंने अपना मोशन नहीं छोड़ा। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि भाई अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो आपने डंडा किसको मारा है? कारपेट को, ठीक है। सो आपने फोर्स किस पे लगाया? कारपेट पे। तो कारपेट ने अपनी रेस्ट पोजीशन छोड़ दी, वो आ गई मोशन में, ठीक है। पर जो डस्ट पार्टिकल्स उस पे हैं उन्होंने अपना रेस्ट नहीं छोड़ा, वो रेस्ट की पोजीशन पे थे, वो रुके हुए थे, वो रुके हुए ही रहे, ठीक है। सो इसीलिए जब आपने जोर से उसको स्टिक से बीट किया, आपने जोर से डंडा लगाया कारपेट पे, सो इसमें जितनी भी मिट्टी थी वो पीछे की तरफ झड़ गई। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ हिली नहीं। भाई वैसे अगर वो कारपेट हिला तो उसके साथ हिल जाती तो मिट्टी कारपेट पे ही रह जाती, पर क्योंकि उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, उसके अंदर जो डस्ट थी उसने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब मिट्टी की पोजीशन, डस्ट की पोजीशन क्या थी? रेस्ट थी। सो उसने अपनी रेस्ट की पोजीशन नहीं छोड़ी अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सो इसलिए वो पीछे की तरफ झड़क गए, ठीक है। सो ऑन बीटिंग द कारपेट, जब आप कारपेट को डंडा मारते हो
कारपेट कम्स इन मोशन। सो कारपेट है वो मोशन में आ जाता है, मतलब वो हिल जाता है, ठीक है। कारपेट कम्स इन मोशन बट डस्ट पार्टिकल स्टैंड टू मेंटेन देयर रेस्ट पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पर वो डस्ट पार्टिकल्स जो उस पे होते हैं वो तो रेस्ट पे ही रहते हैं। कारपेट हिलती है, पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन ही पकड़े रहते हैं। रेस्ट मतलब रुके हुए ही रहते हैं उस पे ही। तो देयर रेस्ट पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है मतलब जब अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दस फॉल बिहाइंड, और इसलिए वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पीछे गिर जाते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन छोड़ते ही नहीं है। अगर वो कारपेट के साथ मोशन में आ जाते तो वो नीचे नहीं गिरते, वो कारपेट के अंदर ही रह जाते, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? कह रहा है with a rope, कह रहा है कि भाई जब ये एडवाइस किया जाता है कि आप सामान जब भी सामान बस के ऊपर लाद के ले जाते हो तो उस सामान को डोरी से बांध देना ये एडवाइस किया जाता है कि डोरी से अच्छे से बांध दो सामान को। तो क्या कारण है, ऊपर बस के ऊपर तो स्टैंड भी होता है, ठीक है, सामान रखने का, तो भी एडवाइस किया जाता है अच्छे से बांध दो सामान डोरी से। सो कारण क्या है, तो सपोज ये बस है, ठीक है, सो सपोज ये बस है, ठीक है, सो अगर ये बस है और इस पे सामान है, ठीक है, सो सामान पे ये डोरी बांधी है। सो डोरी क्यों बांधनी पड़ती है, तो देखो अगर बस है तो व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, अब सपोज ये बस मूव कर रही है, ठीक है, मोशन में आगे बढ़ रही है और वो सडनली रुक जाएगी, ठीक है, सडनली रुक जाएगी, तो सामान जो है, सामान अगर वो बंधा हुआ नहीं होगा तो वो मतलब सामान गिर सकता है, ठीक है। सो कारण क्या है, व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप, सपोज चलती हुई, दो केस हैं, एक तो चलती हुई बस और एक रुकी हुई बस स्टॉप। मैंने ये कल ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि भाई मूविंग बस रुक जाए और रुकी हुई बस मूव करे। सो दो केस हैं। सो केस वन, सो सपोज ये केस वन है, ठीक है, व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप, सपोज चलती हुई बस अचानक से रुक जाए, द लगेज ऑफ द रूफ टेंड टू कंटिन्यूड स्टेट ऑफ मोशन। देखो अगर बस मूव कर रही है, मोशन में है, ठीक है, और लगेज उसके ऊपर है, अब लगेज क्या सोच रहा है, मैं मोशन में हूं, पर अचानक से आपने ब्रेक लगा दी, बस रोक दी, पर लगेज तो अभी भी यही सोच रहा है मैं मोशन में हूं। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या सोच रहा है, मैं तो चल ही रहा हूं, ठीक है। सो वो मतलब मोशन में ही है, सो ऑब्वियसली वो आगे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप सडनली ब्रेक लगाओगे सो वो गिर जाएगा, ठीक है। अगर समझो रुकी हुई बस है, बस रेस्ट पे और सडनली ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है, तो अब सामान को क्या लग रहा है, मैं रुका हुआ हूं, पर अचानक से आपने मोशन दे दिया तो फिर से वो गिर जाएगा। ये कल ये चीज आई थी, यही रिपीट हो रही है। तब सामान नहीं था बस के ऊपर, हमने सिंपली बस में पैसेंजर है, हमने ऐसे बात की थी, याद है आपको, बस के अंदर पैसेंजर बैठा हो, यहाँ बस के ऊपर सामान है, वही बात हुई ना। सो देखो यहाँ पे when moving bus suddenly stops, अगर सडनली रुक जाएगी, the luggage on the roof tend to continued state of motion and may fall। अगर मूविंग बस है, अगर चलती हुई बस है तो लगेज को ऐसे ही लगेगा कि भाई मैं चल ही रहा हूं, तो इसीलिए वो गिर जाएगा क्योंकि बस तो रुक गई है। एंड ऑल्सो व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और अगर ऐसा होता है बस अचानक से चालू हो रही है, रुकी हुई बस अगर आप अचानक से चालू कर रहे हो, लगेज मेंटेन्स इट्स रेस्ट पोजीशन, लगेज क्या है, वो अपनी रुकी हुई पोजीशन को मेंटेन्ड रखेगा, वो मतलब ऐसे ही मानेगा कि भाई रुकी हुई है, मैं रुका हुआ हूं, पर बस तो चल रही है। सो एंड मे फॉल बैकवर्ड, इस केस में मे फॉल बैकवर्ड, और यहाँ लगेज कहाँ गिरेगा, यहाँ फॉरवर्ड गिरेगा, आगे, ठीक है, यहाँ सामान पीछे गिरेगा, यहाँ आगे, ठीक है। जब चलती बस सडनली रुकेगी तो सामान गिरेगा आगे, और जब रुकी हुई बस सडनली चलने लग जाएगी सामान गिरेगा पीछे। कारण क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, यहाँ आप लिख सकते हो कारण, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स, तीनों में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये हुआ, केस 1 ये है और केस 2 ये है, ठीक है। सो यही कारण है कि भाई तीनों में देखो, यहाँ पे भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा, यहाँ पे भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा और बस में भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 एक एमसीक्यू है। सो क्वेश्चन 4 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 128 पे है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। मतलब बैट्समैन ने एक क्रिकेट बॉल को हिट किया हुआ है, सो वो रोल करता हुआ चल रहा है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। थोड़ा चलने के बाद बॉल रुक गई। द बॉल स्लोज टू स्टॉप। बॉल धीरे धीरे होती होती रुक गई। क्यों? क्या कारण है? सो इन चारों में से क्या कारण है कि चलती हुई बॉल जो चल रही थी वो बॉल चलती 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 फिर रुक गई। क्यों रुकी वो बॉल? सो कारण क्या है? पहला कारण ए, इन चारों में से आपको चूज करना है। ए, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि बैट्समैन ने इतनी जोर से फोर्स से मारा ही नहीं था कि इसलिए तो बॉल रुक गई। ठीक है, तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि जोर से नहीं मारा होगा, तो दिस कांट बी द रीजन। क्यों? क्योंकि भाई भले कितने भी फोर्स से मारा हो, अगर वो रुकनी हो तो वैसे भी रुक जाती। ठीक है, वो फोर्स वाला तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जरूर रुकती है। तो ये पहला वाला लॉजिक तो कोई काम का नहीं है। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, सो दिस इज नॉट द लॉजिक। कोई भी चीज भले आप जोर से मारो धीरे मारो, आके जाके कभी ना कभी तो रुकेगी। ठीक है, सो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। मतलब भाई जितनी जोर से फोर्स लगाया होगा बैट्समैन ने, जितनी फोर्स से बॉल मारा होगा, सो उतनी ही स्पीड से बॉल आगे बढ़ी होगी। जितना फोर्स मारा होगा उतनी ही स्पीड के साथ वो बॉल आगे बढ़ी होगी। तो अगर इतना फोर्स मारा और इतनी स्पीड से बॉल आगे बढ़ी तो रुकी क्यों नहीं? क्यों रुक गई? मतलब चलती क्यों नहीं रही? ऑब्वियसली बैट्समैन ने जोर से फोर्स लगाया, तो ये भी कोई कारण नहीं हुआ कि भाई फोर्स ज्यादा था और वेलोसिटी, सो ये भी कोई कारण नहीं है। तीसरा कारण सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। कि भाई जब बॉल चल रहा था तो उस पे एक और फोर्स लग रहा था। तो ये वाली चीज आप पढ़ चुके हो। कौन सा फोर्स लगता है? कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये ऑपोजिट आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड 8 में, कि जब भी कोई भी चीज अगर मूव करती है, कोई भी चीज मोशन में है, तो एक तो वो उसका वो मोशन तो होगा और दूसरा उसको एक ऑपोजिंग फोर्स, एक उसको फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यही कारण है कि बॉल रुक गई, क्योंकि बॉल मूव तो कर रही थी और उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा जिसने उस बॉल को रोक दिया। ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बॉल रुक गई। सो ये बहुत सही कारण है सी वाला। ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन। कि बॉल पे फोर्स मतलब एक ऑपोजिंग मोशन को ऑपोजिट करता हुआ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सो डी है, डी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वॉन्ट कम टू रेस्ट। बोल रहा है कि भाई बॉल बाय बैलेंस्ड पोजीशन में, भाई बॉल चल रही है तो चलती, तो ये भी कोई कारण नहीं है। ठीक है, सो भाई बॉल अनबैलेंस, भाई कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो बॉल रेस्ट पे ही नहीं आएगी। सो ये तो कोई कारण नहीं हुआ। सो सी वाला सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन 12, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा। ठीक है, आपको लिखना नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 12 है इसके बाद, क्योंकि हमने बीच में न्यूमेरिकल्स सारे कवर करते गए थे, सो अब सीधा हम क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 बोलता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से
When we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी वापस हमें इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब पुश करता है, ठीक है। वो हॉर्स कार्ट वाला, ठीक है, आपने पढ़ा, और भी बहुत एग्जाम्पल्स पढ़े हैं आपने कि भाई अगर आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो एक पीछे फोर्स, वो आपने जो फायर फाइटर वाला भी पढ़ा कि भाई फायरमैन है, हॉर्स कार्ट वाला। सो वो भाई क्या होता है कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, वो चीज उतना ही फोर्स आप पे लगाती है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अब यहाँ आपका क्वेश्चन चालू हो रहा है कि सपोज वो ऑब्जेक्ट एक बहुत भारी ट्रक है, ऑब्वियसली ट्रक भारी होती है, पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, रोड के यहाँ पार्क की हुई है वो ट्रक, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तो ऑब्वियसली वो ट्रक मूव नहीं कर रही है। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why this truck does not move. देखो, अब एक ट्रक खड़ी हुई है रोड साइड पे, पार्किंग में एक ट्रक खड़ी हुई है और फुल आप फोर्स लगा रहे हो, पर वो ट्रक मूव ही नहीं कर रही है। तो एक स्टूडेंट बाजू में खड़ा हुआ है और वो ये कारण क्या बोल रहा है कि आप ये ट्रक क्यों नहीं मूव कर पा रहे, वो जस्टिफाई कर रहा है कि भाई क्योंकि भाई जो टू ऑपोजिट और इक्वल फोर्स है, भाई आपने जो ट्रक पे फोर्स लगाया और ट्रक ने जो आप पे फोर्स लगाया, वो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो ये तो गलत है, कैसे कैंसिल कर सकता है, फोर्स तो हमने पढ़ा एक दूसरे पे लगाता है, फोर्स को कैंसिल थोड़ी करता है। तो कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, और बताओ कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रही। पहले तो जस्टिफिकेशन दो कि स्टूडेंट सही है कि गलत, तो स्टूडेंट है गलत, क्योंकि ये बोल रहा है फोर्सेस हो जाते हैं कैंसिल तो होते ही नहीं है फोर्सेस। और दो ऑब्जेक्ट्स हैं भाई, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे, दूसरा पहले पे, ठीक है। सो अब यहाँ देखो जस्टिफिकेशन बाय स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले इनकरेक्ट है, एक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय अस ऑन ट्रक रिएक्शन। देखो आप फोर्स लगा रहे हो ट्रक पे और सामने ट्रक फोर्स लगा रही है आप पे, ठीक है। तो वो दोनों, आप उस पे लगा रहे हो, वो आप पे लगा रही है, तो कैंसिल कैसे होंगे, फोर्सेस कैंसिल हो ही नहीं सकते। सो एक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय अस ऑन ट्रक, आप लगा रहे हो एक्शन, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो ट्रक पे, और फोर्स ट्रक सामने से आप पे, मतलब ट्रक कैसे फोर्स लगा रही है, ट्रक फ्रिक्शनल फोर्स, ट्रक पे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो आपको मूव करने ही नहीं दे रहा ट्रक को। सो द फोर्सेस, जैसे ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, ठीक है, सो ये एक ट्रक है, सो ट्रक को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है। सो आप यहाँ से समझो ट्रक को धक्का दे रहे हो कि तू चल जा, ठीक है, यहाँ से आप ट्रक को धक्का दे रहे हो, और यहाँ ट्रक पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ट्रक को मूव ही नहीं होने दे रहा है, ठीक है, वो ग्राउंड से फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, वो ट्रक को हिलने ही नहीं दे रहा, आप धक्का दे रहे हो, वो फ्रिक्शनल फोर्स मूव होने ही नहीं दे रहा है। So forces are acting on two different objects, they cannot cancel each other। तो पहला कारण तो हमने जस्टिफाई कर दिया स्टूडेंट वाला कि भाई स्टूडेंट गलत बोल रहा है, क्योंकि आप लगा रहे हो फोर्स ट्रक पे, ट्रक फोर्स लगा रही है आप पे, आप दोनों पे एक एक फोर्स लग रहा है, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा, आप अलग ट्रक अलग, ठीक है, कैंसिल कैसे होगा। सो ये तो स्टूडेंट का जस्टिफिकेशन बिल्कुल गलत है। पर आप बताओ कि ट्रक क्यों नहीं हिल रही, अब वो आपसे पूछ रहा है। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई ट्रक डज नॉट मूव, क्यों ट्रक क्यों मूव नहीं कर रही। तो यही कारण है जो मैंने बोला कि आप तो फोर्स लगा रहे हो, पर सामने ट्रक कौन सा फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से आप चल नहीं, मतलब ट्रक मूव नहीं कर रही है। सो यहाँ देखो मैंने बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ट्रक डज नॉट मूव बिकॉज force being exerted on the truck is balanced by frictional force due to road। मतलब आप जो फोर्स, ट्रक क्यों मूव नहीं कर रही, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो सामने उतना ही फोर्स रोड ट्रक पे लगा रही है, तो इसलिए आप दोनों का फोर्स हो जा रहा है 0, तो इसलिए ट्रक वहीं की वहीं खड़ी है। सपोज आप अकेले नहीं होते और 10-12 लोग या बहुत ज्यादा लोग होते तो भी शायद तो ट्रक शायद मूव कर पाती, क्योंकि आप लोगों का फोर्स फिर उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाता। पर फिलहाल वो जो रोड का फ्रिक्शनल फोर्स है आपके फोर्स को मैच ही नहीं कर रहा, और इसलिए ट्रक खड़ी है वहां की वहां।
तो दो क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें। जस्टिफिकेशन मांगा है कि स्टूडेंट बोल रहा है फोर्सेस कैंसिल कर देंगे, ये तो बिल्कुल गलत चीज बोल रहा है, कैंसिल कर ही नहीं सकते। और दूसरा आपसे पूछे कि ट्रक क्यों नहीं मूव करे। ट्रक इसलिए मूव नहीं कर रही है क्योंकि ट्रक पे रोड फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है और हम फोर्स लगा रहे हैं ट्रक पे। सो इन दोनों फोर्सेस की वजह से ट्रक वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, ट्रक आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ठीक है, सो इस तरह से हमने किया क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो नीचे से मैंने थोड़ा सा झीना झीना लिखा, ये थोड़ा आप ढंग से देख लेना। ठीक है, सो क्वेश्चन 12। बच्चों चैप्टर फाइनली पूरा हो गया। सो हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के, कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन 1, स्टेट द डिफरेंस इन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच में डिफरेंस। सो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस आर सेम। मतलब दोनों डायरेक्शन पे जो फोर्सेस लगते हैं वो सेम लगते हैं। बैलेंस्ड में क्या होता है? दोनों साइड से सेम फोर्सेस लगते हैं। अगर यहाँ 20 न्यूटन है तो यहाँ पे भी 20 न्यूटन। सो बैलेंस फोर्सेस। और अनबैलेंस्ड में फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम टू ऑपोजिट डायरेक्शंस आर नॉट सेम। इसमें सेम नहीं होते हैं। अगर एक साइड सपोज 20 न्यूटन लग रहा है तो दूसरी साइड सपोज 40 न्यूटन भी लग सकता है। सेकेंड है, It does not change the state of rest or of motion of an object. बैलेंस्ड फोर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। सो बैलेंस्ड फोर्स कुछ फर्क नहीं करता क्योंकि वो है ही, नलीफाई हो जाता है, इक्वल ही है। ठीक है, सो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। It do change the state of rest or of motion of an object. So unbalanced force में ये रेस्ट की भी पोजीशन बदल देता है और मोशन की भी पोजीशन बदल देता है। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 देखो। What change will force bring in a body? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्स, अगर फोर्स लगता है तो किसी बॉडी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, फोर्स लगने पे क्या बदलाव आता है। तो सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मैंने इसको धक्का दिया। ठीक है, सो मैंने इसको ऐसे, तो मैंने धक्का दिया। सो मैंने क्या किया, मैंने इसकी स्पीड बदल दी। ये रुका हुआ था, रेस्ट पे था, मैंने उसकी स्पीड कर दी। सो देखो, व्हाट चेंज विल फोर्स ब्रिंग इन अ बॉडी? तो स्पीड ऑफ अ बॉडी में चेंज। तो आप एक बॉडी की स्पीड बदल सकते हो, आप एक बॉडी की स्पीड बदल सकते हो। मैंने इसकी स्पीड बदल दी। ठीक है, फोर्स लगाने से और क्या हो सकता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी में चेंज। अगर एक बॉडी सीधी चल रही है, सपोज ये मार्कर ऐसे सीधा चल रहा है, ठीक है, सो मैं अचानक से इसको ऐसे उल्टा धक्का दे दूं ऐसे, सो उल्टी साइड। ठीक है, सो डायरेक्शन भी बदल सकती है किसी बॉडी की। ठीक है, और फिर थर्ड देखिए यहाँ पे, और तीसरा क्या हो सकता है? शेप ऑफ बॉडी में चेंज, शेप ऑफ बॉडी बदल सकती है। तो देखो ये मेरे हाथ में रबड़ है। ठीक है, ये रबड़ बैंड है। सो मैंने देखो इसको ऐसे, देखो मैंने फोर्स लगाया तो देखो मैंने शेप बदल दी ना। सो फोर्स लगाने से आप क्या कर सकते हो? फोर्स लगाने से आप स्पीड चेंज कर सकते हो, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन बदल सकते हो किसी भी चीज की, आप किसी भी चीज की शेप बदल सकते हो। ठीक है, सो देखो ये एक ऐसी शेप थी और मैंने फोर्स लगा के इसकी शेप बदल दी। ठीक है, सो इस तरह से फोर्स लगाने से ये 3 चीजों में बदलाव आ सकते हैं। फोर्स लगाने से स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप, 3 बदल सकते हैं। क्वेश्चन 3, when a motor car makes a sharp turn at a high speed we tend to get thrown to one side. explain why. जब आप किसी कार में बैठे हो और कार अच्छी स्पीड में चल रही है तो अचानक से एक बहुत जबरदस्त टर्न आ रहा है, समझो आप अंबाजी जा रहे हो, सो एक बहुत जबरदस्त टर्न आ रहा है। ठीक है, सो जब टर्न लेता है ड्राइवर तो आप ऐसे एकदम एक साइड से लीन हो जाते हो, ऐसे एकदम ऐसे टर्न लेता है ऐसे। सो ये आप ऐसे लीन क्यों हो जाते हो, ऐसे झुक क्यों जाते हो?
जब शार्प टर्न्स लेते हैं, थ्रोन एट वन साइड, आप एक साइड क्यों फेंका जाते हो, क्यों? सो रीजन है इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, body in motion remains in motion unless and until no external unbalanced force is applied on it। जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा कैसे? when we are sitting in car, when we are sitting in car, जब हम कार में बैठे हैं, when we are sitting in car, so when we are sitting in car moving in straight line। अब सपोज जब आप कार में बैठे, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो जब आप एक स्ट्रेट रोड पे चलती हुई कार पे बैठे हो, वी टेंड टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आपकी बॉडी भी क्या मान के चलती है कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ठीक है। जब कार एक स्ट्रेट रोड पे चलती है तो बॉडी भी ऐसे ही मानती है कि मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। बट व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार, तो पर जब अचानक से इंजन, कार का इंजन, बट व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन, पर जब एक इंजन अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देता है कार पे, इंजन ऑब्वियसली इंजन आप मतलब आप जो अगर आप स्पीड वगैरह बढ़ा रहे हो या टर्न ले रहे हो तो ऑब्वियसली इंजन का फोर्स लगेगा। तो जब इंजन कार पे फोर्स लगा रहा है कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल, भाई तो डायरेक्शन बदल, तो उस टाइम पे वी स्लिप टू वन साइड ऑफ सीट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के इनर्शिया की वजह से, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो क्या मान के चल रही है, हमारी बॉडी तो मान रही है भाई सीधा ही चलना है, तो अचानक से कार टर्न हो जाती है तो हमारा भाई फीट तो मान जाता है, फीट क्योंकि कार के टच में फीट मान जाता है, पर हमारा अभी ऊपर वाला भाग तो जैसे सीधा ही चल रहा है और इसलिए हम इस तरह से लीन हो जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया कारण है, ठीक है। जो अपर पार्ट है बॉडी का वो ऐसे ही मानता है कि हम मोशन में ही हैं, सीधे मोशन में है, निचला भाग अभी समझ जाता है कि भाई नहीं, तो इसलिए हमारा ऊपर वाला भाग इधर उधर ऐसे झुक जाता है। फोर्थ नंबर, इन अ हाई जंप एथलीट इवेंट व्हाई आर एथलीट्स मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन्ड बेड और अ सैंड बेड। हाई जंप एथलीट इवेंट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो नेशनल, इंटरनेशनल और इवन छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं हाई जंप के, तो जब भी एथलीट्स से जंप कराया जाता है तो नीचे बहुत सारी मिट्टी फैलाई जाती है, सैंड बेड मतलब मिट्टी एकदम तैयार की जाती है, और या तो कुशन रखे जाते हैं बहुत सारे, भाई उनको दुखे नहीं। ऐसा क्यों? सो इन अ हाई जंप एथलीट इवेंट एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड so as to increase the time of the athlete's fall to stop after making the jump, ठीक है। so मतलब उनका टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है, so as to increase the time of the athlete's fall to stop after making the jump, ठीक है, मतलब वो थोड़ा टाइम लेके गिरे इसीलिए, ठीक है, इसे धड़ाम से सीधे ना गिरे, अगर कुछ होगा, कुछ ऊपर चीज पड़ी है, जैसे अगर सैंड बेड पे गिर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके गिरेंगे, ठीक है, अगर तुरंत उनको गिरना है तो धड़ाम से ऐसे गिर जाएंगे। सो टाइम बढ़ाने के लिए, सो एज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द फोर्स। सो इसकी वजह से मतलब उनका रेट ऑफ मोमेंटम कम होता है, क्योंकि वो किस पे गिरते हैं, उनको हाई जंप में क्या मापना होता है कि कितने ऊंचे गए, ठीक है, कि कितने ऊंचे गिरे वो नहीं, कितना ऊंचा वो गए। सो हाई जंप में पता भाई कितने ऊंचे गए, फिर वो नीचे आके धड़ाम से गिरने वाले हैं तो उनको थोड़ी टाइम मिले गिरने के लिए, सो वो इतना लंबा सैंड बेड तैयार किया जाता है कि वो धीरे से गिरे नीचे, ठीक है, मतलब उनका मोमेंटम कम कर दिया जाता है, और सीधा ग्राउंड पे गिरते, स्ट्रेट ग्राउंड पे गिरते तो फुल दर्द होता है, ठीक है। सो इससे इनको मतलब सो एज दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड द फोर्स, ठीक है। सो ये अचानक से जो मोमेंटम बदलता है, ठीक है, उससे भी और फोर्स से भी बचा लेते हैं, और इससे इनको सो दे डोंट गेट हर्ट, इसलिए उनको चोट भी नहीं लगती है। अगर ये सीधा, अगर सैंड बेड वगैरह नहीं होता तो चेंज ऑफ मोमेंटम बियर ही नहीं कर पाती बॉडी, और सीधा फोर्स भी उतना ही हाई रहता,
इस पे सैंड बेड पे गिरने की वजह से फोर्स भी कम हो जाता है बॉडी पे, मोमेंटम भी कम हो जाता है और इसलिए बॉडी को चोट नहीं लगती है। ठीक है, सो ये भी कारण क्या है, मतलब यहाँ हम मोमेंटम, ये एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हुआ। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भाई बोलते हैं ना, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाई F = ma। ठीक है, फोर्स हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कम करते हैं, स्पीड कम करते हैं बॉडी की। भाई सैंड बेड जब बिछाते हैं तो स्पीड कम कर देते हैं, एक्सेलरेशन कम कर देते हैं, तो सामने फोर्स भी कम हो जाता है, इसलिए बॉडी को चोट भी कम लगती है। सो दिस वाज द 4th नंबर, एक्स्ट्रा 4th नंबर। बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लो अभी, इससे हमारा चैप्टर अभी पूरा ही हो जाएगा। ये भी 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही हैं। सो हाउ आर सेफ्टी बेल्ट्स हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंट्स। हम जब भी कार ट्रैवल करते हैं तो हमको बहुत ही स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन होते हैं, इवन हमको फाइन चार्ज किया जाता है सेफ्टी बेल्ट्स ना पहनने पे। सो सेफ्टी बेल्ट्स पहनना सेफ क्यों है, सो व्हाई दे आर सेफ। सो कारण क्या है, while we are traveling in a moving car, our body remains in the state of rest with respect to the seat, but when driver applies sudden brakes, the car slows down। ठीक है, तो जब भी हम मूव करते हैं, ठीक है, सो मूव करते हैं तो हमारी बॉडी क्योंकि सीट पे बैठी हुई होती है तो वो बॉडी बैठी हुई होती है, पर अचानक से जब बट व्हेन ड्राइवर अप्लाई सडन ब्रेक्स, और जब ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा देता है तो द कार स्लोज डाउन, कार एकदम रुक जाती है। पर हमारी बॉडी क्या है, बॉडी तो उस टाइम कार के साथ ही चल रही होती है। ठीक है, इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और इसीलिए ये सडन ब्रेक की वजह से हमको इंजरी हो सकती है। ठीक है, सो ये सडन ब्रेक की वजह से हमें इंजरी हो सकती है। बट इन मोशन due to moving car, upper part in motion। देखो जब भी हम ट्रैवल करते हैं एक मूविंग कार में, अवर बॉडी, हमारा जो हमारा फुट है, अवर फुट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट के हिसाब से हमारे फुट है, पैर हैं, वो रेस्ट पे होते हैं, पर जो हमारा अपर पार्ट है, जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, वो तो मोशन में ही चल रहा होता है ड्यू टू मूविंग कार की वजह से वो मोशन में होता है। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाई सडन ब्रेक्स, जब ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा देता है, द कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। पर हमारी बॉडी तो क्या मान रही होती है कि भाई चल रही हूं मैं। ठीक है, सो देयरफॉर दिस सडन ब्रेक में कॉज इंजुरी टू अस। तो ये सडन ब्रेक, ठीक है, तो ये अचानक से जो ब्रेक लगती है उससे हमें इंजुरी हो सकती है। ठीक है, सो आवर फुट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक सेकेंड, फुट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये चीज पहले आ चुकी है बस वाले एग्जाम्पल में, विद रिस्पेक्ट टू सीट, बट अपर पार्ट इन रेस्ट, अपर पार्ट रेस्ट पे होता है। ठीक है, अपर पार्ट रेस्ट पे होता है और निचला हिस्सा मोशन में होता है हमारा, कार के साथ वो सोच रहा है हम। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बारी, ये हमने बस में किया था, मैं सोच रही थी मैं वैसा ही मैच करके आपको कराऊं तो आपको कंफ्यूजिंग कम लगे। इसीलिए देखें, व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग इन अ मूविंग कार, जब आप एक मूविंग कार में ट्रैवल करते हो, अवर फुट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द कार। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार, जो हमारा फुट है वो मोशन में रहता है कार के हिसाब से। ठीक है, हमारा फुट क्योंकि कार पे पड़ा है तो वो मोशन एक्सपीरियंस करता है।
बट अपर पार्ट इन रेस्ट, पर हमारा जो ऊपरी हिस्सा है वो तो रेस्ट पे होता है, नीचे वाले हिस्से को लगता है भाई हम चल रहे हैं। When the driver applies sudden brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो हमारी भाई बॉडी मानने को तैयार ही नहीं होती, ब्रेक लग गई है और हमारी बॉडी एकदम आगे जाके धक्का खाती है। ठीक है, तो इससे इंजरी हो सकती है, तो हमें धक्का बहुत जोर का ना लगे इसलिए हम सीट बेल्ट पहनते हैं जिससे धक्के का इफेक्ट कम आए। ठीक है, तो वही बस वाला ही है, आप चाहो अपने भाषा में वो बस वाला यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, या मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा लिख दी है, आप चाहो तो वो बस वाला है ना, बस वाला एकदम आप लिख सकते हो। खाली लास्ट पैराग्राफ है कि भाई सेफ्टी बेल्ट क्या होती है। Therefore, the sudden brake may cause injury to us by impact or collision, hence safety belt exerts a force on our body to make the forward motion slower. So safety belt हम इसीलिए पहनते हैं कि हमारी बॉडी पे कोई कोलिजन की वजह से कोई इंजरी ना हो। ठीक है, ऊपर वाला तो आप बस वाला ही कॉपी कर सकते हो आराम से। ठीक है भाई, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, वो आप कॉपी कर सकते हो। नीचे ये 4 लाइनें सेफ्टी बेल्ट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है When we kick a football, it don't hurt, but if we kick a stone, it hurts. Why? आप एक फुटबॉल को किक मारते हो, आपको दर्द नहीं होता, पर आप स्टोन को किक करते हो तो दर्द होता है। रीजन क्या है? सो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है? जितनी हैवी बॉडी होती है उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब भाई हैवी बॉडी है ना, तो अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो उतना इनर्शिया वो रखेगी, वो अपनी पोजीशन ही नहीं छोड़ेगी। तो स्टोन को भले आप कितना भी जोर से किक करो वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा ही नहीं। और जितना वजन कम होता है, जैसे बॉल का वजन कम है तो उसका वजन कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, वो आराम से अपनी पोजीशन छोड़ देगा, आप किक मारो वो उड़ जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, भाई जितना इनर्शिया ज्यादा होता है उतना ज्यादा बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ने की कोशिश नहीं करती है, और जितने ज्यादा बॉडी पोजीशन छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कितना भी हिट करो आपको ही दर्द होगा। ठीक है, सो और दूसरा कारण ये है, दर्द चोट क्यों लगती है? आप स्टोन को किक करते तो चोट क्यों लगती है? सो चोट इसलिए लगती है क्योंकि आप सामने फोर्स लगा रहे हो, आपका पैर फोर्स लगा रहा है स्टोन पे, तो सामने स्टोन भी उतना ही फोर्स आपके फीट पे लगा रहा है। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपके फुट पे लगा रहा है। सो इस कारण आपको दर्द होता है। और बॉल क्यों उड़ जाता है? सो बॉल इसलिए उड़ जाता है तो वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्यों किक मारने पे बॉल क्यों उड़ जाता है? क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई करते हो सो वो उसका एकदम वेलोसिटी बढ़ जाती है और हाई मोमेंटम से वो बॉल उड़ जाता है। ठीक है, सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इस आंसर में तीनों लॉज ऑफ मोशन यूज हुए। ठीक है, हमने चैप्टर एंड किया है तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें तीनों लॉज लग गए। ठीक है, पहला लॉ कि भाई वजन ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, दूसरा लॉ भाई किक करने से बॉल उड़ गया क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ा, भाई हमारे फोर्स की वजह से वो स्पीड से जाके उड़ गया, और हमने तीसरा लॉ लगाया स्टोन पे कि हम कह रहे हैं कि भाई स्टोन पे हम किक करेंगे तो उतनी ही हमको दर्द होगा। सो तीनों लॉ आप देखो एक ही में बेस्ट एग्जांपल है। सो because stone is heavier than football, heavy objects offer large inertia. When we kick a football, force applied by our kick acts on it. जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमारी किक की वजह से when you kick a football, force applied by acts on it and hence it shows larger displacement. Larger displacement में जाके उड़ जाएगा वो। But when we kick stone, it exerts equal and opposite force and hence our foot gets hurt. ठीक है, सो आप चाहो तो इसको शॉर्ट में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऐसे बोल के आपकी जो समझ, ठीक है, गिव रीजंस में आप पूरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज किया करो। ठीक है, विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस वॉज अ स्मॉल चैप्टर। ठीक है, आपको लगा होगा कैसा स्मॉल, इतना लंबा चला, बट दिस वॉज अ वेरी स्मॉल सिंपल चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आपने न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े। न्यूटन इज अ वेरी स्पेशल साइंटिस्ट इन फिजिक्स, उनका बहुत बड़ा ऊंचा रोल है सर इसैक न्यूटन का। वो ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने लॉज ऑफ मोशन, क्या क्या नहीं उन्होंने फिजिक्स को दिया है। सो मतलब ये चैप्टर आप समझ सकते हो उन्हीं को डेडिकेटेड था। सो चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स एंड्स हियर टुडे। सो वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप सारा कंप्लीट करना अच्छे से, रीड ईच एंड एवरीथिंग। द चैप्टर इज
कंप्लीट इट, प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।